जी हाँ, इंडिया से थर्ड वर्ल्ड। जी हाँ, इंडिया से थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चीप लेबर का देश। फिर हम सोचते हैं कि पेप्सिको का वर्ल्ड वाइड हिट कौन है, उनकी कीमत कौन चला रहा है, कौन चला रहा है मास्टर कार्ड, वोडाफोन, डॉच बैंक। अगर किसी को नहीं पता तो गूगल कर लीजिए और लगे यार इतना गलत कैसे हो सकता है बात। ऐसा स्टार बनाएंगे आदमी को कि दुनिया देखे, करोड़ों कमाएंगे। आनंद जी अपना सेंटर शुरू किए। ठीक है, किस बात में बंधन का क्या हो क्या सब्जी में कब काट बोल दो खाना खाने मोबाइल का खाना ना खाते। एक कहाँ गई? चल रहा है कि नहीं आ रहा? क्या वो खत्म हो गई? हेलो जी। हाँ, नमस्कार सबको। सभी सभी नमस्कार भैया। आदरणीय आनंद कुमार साहब जुड़ गए हैं, रहमान साहब जुड़ गए हैं और चीफ गेस्ट महोदय जुड़ गए हुए हैं। तो जादव जी हम 1:05 पर रहेंगे, अभी थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। जी 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 श्रीमान, जी श्रीमान 1:05 पे आप आ जाएं। रहमान साहब बस मैंने इसलिए कि मैं आप कर लेता हूँ, आप लोग सब जुड़ गए बस सब अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। रहमान साहब भी आ गए हैं, चीफ गेस्ट महोदय भी आ गए और आनंद कुमार साहब भी जुड़ गए हैं। सभी लोग से अनुरोध है कि जो लोग इस पे जूम मीटिंग पे नहीं जुड़ पाते हैं, वो फेसबुक लिंक जो दी गई है, फेसबुक लिंक पे आप जुड़ जाएं। जो लोग अगर जूम का फुल हो जाता है ऑफिस तो जूम पे नहीं जुड़ पाते हैं, उनसे सभी से अनुरोध है कि वो लोग फेसबुक की लिंक दी गई है, फेसबुक की लिंक पर क्लिक करके AIOBC@AIOBCA वो सब जगह भेजी गई है लिंक, अभी फिर से भेज दी गई है, उस पर कृपा करके जुड़े। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम रहेगा ये आज का और सभी लोग शांति का परिचय देंगे। और कार्यक्रम के लास्ट में मैंने आनंद कुमार साहब से अनुरोध किया है कि जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोग तो आप चैट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल दें। चैट बॉक्स पे सभी है ना, चैट बॉक्स जो भी शंकाएं क्वेश्चन रहेंगे वो चैट बॉक्स पे डाल दें। और चैट बॉक्स पे आपको किरण जी ने वो भी कर दिया है, फेसबुक लिंक दे दी है। इस अगर जो नहीं जुड़ पाते हैं तो अपने साथी लोग उनको फेसबुक लिंक भी वो कर दें, भेज दें, मैसेज कर दें। चैट बॉक्स में फेसबुक लिंक है, अगर जो और कोई साथी फोन करते हैं उनको आप अपनी फेसबुक से फेसबुक लिंक कृपा करके भेज दें। हेलो, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आनंद जी, किरण कुमार जी अपना स्पीकर खोलें प्लीज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। किरण सर। हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस ट्रेमेंडस कार्यक्रम को आयोजन कराने में, और ये आपका टेक्निकल सेशन आप दे रहे हैं। मैं ये फेसबुक लिंक आपने कर दिया ना? हाँ, हम जूम चैट बॉक्स में डाल दिया। अच्छा, जूम में। और जूम चैट बॉक्स कुछ मेरे जो फेसबुक है उस फेसबुक पे भी कर दें। हाँ 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 जी। और व्हाट्सएप पे भी कर दें सर प्लीज, व्हाट्सएप पे हो जाए। व्हाट्सएप में भी आपका व्हाट्सएप में भेजा मैं अच्छा लिंक को। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। एक बार मेरे पर्सनल पे भेजा आपने? हाँ, पर्सनल, आपका पर्सनल मैसेज किया मैं ओके, आपको। थैंक यू।
अभी नहीं। हेलो किरण जी, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आज के मुख्य आकर्षण आदरणीय आनंद कुमार साहब जुड़ चुके हैं और अभी किसी विदेश के एक सेमिनार में आप शामिल थे, तो अभी कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय AP सिंह साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी विधानसभा भोपाल, आज के मुख्य अतिथि हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बता दी जाए कि ये आज जो शैक्षणिक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, यह है WCR OBC रेलवे एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल मंडल और ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय किरण कुमार जी के सहयोग से, टेक्निकल असिस्टेंट पूरा का पूरा उनका है, उनके सहयोग से बहुत ही सुपर डुपर शैक्षणिक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय का, आदरणीय आनंद कुमार साहब का और आदरणीय रहमान साहब का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से आज कुछ पल हमारे समाज के नौनिहाल बच्चों को शिक्षा का महत्व, जीवन में शिक्षा, विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा से हम कैसे जुड़े रहें, शिक्षा के प्रति कैसे कटिबद्ध रहें, इस विषय पर कुछ ही क्षणों में आदरणीय आनंद कुमार साहब हम सबके बीच जूम मीटिंग के माध्यम से उपस्थित होंगे। जैसे ही उपस्थित हुए हम सभी लोग उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे तालियों के साथ। सभी लोग अनम्यूट हो जाएंगे और जैसे ही आनंद कुमार साहब के आ जाने के बाद सब लोग हम स्वागत करेंगे अनम्यूट होके और फिर म्यूट कर लेंगे अपने आप को। ये टेक्निकल असिस्टेंट जो है आनंद कुमार साहब से, किरण कुमार साहब से मेरा है कि जैसे ही आनंद कुमार साहब आएंगे और चीफ गेस्ट महोदय आएंगे, सभी के लिए अनम्यूट कर देंगे और फिर सबका म्यूट कर देंगे। फिर जो भी स्पीकर रहेंगे वो आगे की कार्यक्रम हम अभी स्टार्ट करते हैं। बस विदिन सर आप अनम्यूट करो ना पप्पी यादव जी। ओके, अच्छा ओके ओके सर, मैं सबसे बोल रहा था, सब तो अनम्यूट नहीं था ना। ये जो गैलेक्सी, जो लोग भी, सबसे अनुरोध है कि जो लोग भी मोबाइल नाम से आ रहे हैं वो अपना नाम जरूर लिखें उस पर, या नाम के साथ जो भी एडमिट हो रहे हैं वो नाम के साथ एडमिट हों प्लीज। सभी से अनुरोध है कि अपना अपना नाम के साथ वो हो जाए। पंकज वर्मा देखिए ना देख।
सभी से अनुरोध है, जो भी वेटिंग रूम में सदस्य हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपना नाम जरूर लिखें उस पर। किसी ने गैलेक्सी Q1 लिखा है, किसी ने रेडमी किया है, उस पर ज्वाइन होते समय आप अपना नाम जरूर दें, नाम और कहाँ से आप जुड़ रहे हैं। जो भी वेटिंग रूम में है, मैंने बार बार भी कहा था, अगर किसी के साथी हों जो जुड़ चुके हैं, उनके कोई साथी अगर जुड़ने के लिए हैं, अपने नाम के सामने राइट क्लिक करेंगे तो नाम लिख सकते हैं आराम से। नाम के सामने राइट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा उसमें नाम लिखने के लिए ऑप्शन, वापस पड़ेगी। चलो ठीक है। क्यों हर्षिनी, हर्षिनी नितिन निकल ले। हाँ नितिन इधर आओ। हाँ नहीं नहीं रहने तो हमारे स्पीकर बंद करें, अनम्यूट जो भी बोल रहे हैं सज्जन निकाल के जिसने निकाला था ना, पानी निकाल दो उसका और पूरा टंकी बंद करें, स्पीकर बंद करें, जो भी सज्जन बोल रहे हैं, पानी का कोई मतलब नहीं है इसमें। जो भी सज्जन बोल रहे हैं स्पीकर बंद करें अपना। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय KP सिंह साहब सर नमस्कार। पप्पू सर मध्य प्रदेश नमस्कार। भोपाल पधार चुके हैं। हम सभी लोग किरण जी अनम्यूट करें, सबको अनम्यूट करें। हेलो राइट, वो अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स। हेलो किरण जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह साहब उपस्थित हो चुके हैं। सभी को अनम्यूट करें। सभी लोग की तरफ से आज के मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस जूम मीटिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पप्पू भाई, आप सभी को भी बहुत नमस्कार। जी जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। रहमान साहब उपस्थित हो चुके हैं। रहमान साहब जी जी हाँ सर, आप वीडियो अपना ऑन करें सर। जी जी ऑन है। साहब आ गए? तो आ जाएंगे, 5 मिनट बोले थे। बस ठीक है। साहब आने वाले हैं, 5 मिनट की बात किया था। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय KP सिंह साहब हमारे हम सबके बीच पधार चुके हैं, उपस्थित हो गए जूम मीटिंग के माध्यम से। हम सभी की ओर से आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इस सुपर 30 का कैसा है। सब लोग अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को, प्लीज म्यूट करें। आप उसमें एक ऑप्शन होता है, जो स्पीकर हैं उनको आपको होस्ट बना दीजिए और बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए, म्यूट फॉर ऑल, तो वो बातें आपका प्रोग्राम ठीक से चलेगा।
आप बोलिए सर जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद कुमार साहब पधार चुके हैं। पप्पू यादव जी. जी सर, जी सर। Yeah, sir, I made AP Singh ji as host. Sir, सर बोले बोले सर बोले। sir AP Singh ji, मेरे को host बनाना है आपको. जी By mistake I made you as a host. ओके Making you as a co-host. Please make me as a. सर, There is an option. हेलो सर। सर हाँ किरण जी बोले। सर AP सिंह जी को मैं होस्ट बनाया है. सर I made you as a host. उससे क्या करना? आप अगर मोबाइल पे हैं तो रिक्लेम कर सकते हैं अपना होस्ट स्टेटस. अगर डेस्कटॉप पे हैं तो उनको बोलिए, वो आपको वापस होस्ट बना देंगे. पप्पू भाई जी सर। सर आ चुके हैं सर ना? हाँ मैं आ चुका हूँ. अच्छा जी जी सर, जी सर। क्या बोल रहे किरण कुमार जी? कुछ बोल रहे थे जी. बोले सर। आपको मैं होस्ट बना गया. जी I जी made you हाँ as a host, sir. By mistake as a co-host, I made you as a host. जी। So please make me as a host again. There will be an option. हाँ तो भाई अच्छा you okay in my laptop? Yeah, from your laptop, because you are a host now. Okay. Instead of co-host, I made you as a host. So now I have to make me as a host. उनको होस्ट कर दे सर. क्या? हाँ अच्छा ओके. सेटिंग में जाके वो सिक्योरिटी पे होगा ना, सिक्योरिटी में जाके नहीं, मेरे नाम पर क्लिक करना है. हाँ वो किरण कुमार के नाम पे क्लिक करें भाई साहब. किरण कुमार जी, किरण कुमार के नाम पे क्लिक करके. पप्पू सर नमस्कार, हम राजा राम रमन्ना. ठीक है ठीक है ठीक है जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आज के इस जूम मीटिंग के आकर्षण आदरणीय आनंद कुमार साहब हम सबके बीच पधार चुके हैं. हम सब की ओर से आदरणीय आनंद कुमार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन. मैं तो आज बहुत गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ कि ऐसे देश के इस महान शिक्षाविद महोदय ने हम सबका इस आयोजन का आमंत्रण स्वीकार करते हुए कैमरा चालू कर रहा हूँ ना, तो पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरा इधर पे. हो गए सब लोग. यहाँ पे पूरा लाइट आ रहा है. अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अपने आप को सभी लोग प्लीज. म्यूट करें, म्यूट कर लें सर लोग, सभी लोग. किरण जी हो गया? किरण जी नहीं सर नहीं, वो होस्ट हुई है. आप मेरे को को होस्ट बन सकते हैं आप. मैं बना दूं ना? हाँ ठीक है बनाता हूँ. जस्ट 1 मिनट में बनाता हूँ. अभी नहीं बनाऊंगा. किरण जी का है, किरण जी को होस्ट करके लिए बता दो. ठीक है किरण कुमार जी. मैं नहीं बना सकता हूँ. ओके AP सिंह जी बन सकते हैं. हाँ सर. भाई साहब कर पा रहे? भाई साहब AP सिंह साहब सुन पा रहे मुझे? भाई साहब सुन पा रहे? हाँ. ये आप किरण कुमार पे जाके मोर पार्टिसिपेंट वही कर रहा हूँ. हाँ तो मोर पे जाके, बस मोर पे जाके आप आ जाएगा कि होस्ट. मोर पे जाके मेक होस्ट, जैसे म्यूट पर जाके होस्ट. हाँ जैसे किरण कुमार जाएंगे आप, किरण कुमार के जस्ट बगल में है मोर का ऑप्शन राइट साइड में. किरण कुमार जी के बगल में मोर का ऑप्शन. अच्छा हाँ मोर का ऑप्शन. हाँ बिल्कुल मोर के ऑप्शन पे जाके आप उनको होस्ट कर दें. मोर के ऑप्शन पे जाके सुनाई दे रहा है. जैसे किरण कुमार पे आए तो म्यूट भी होगा और मोर भी होगा. तो मोर पे चले जाए, मोर पे क्लिक करें, मोर पे क्लिक करें. हो गया? अभी नहीं.
बस कुछ नहीं, आप जो पार्टिसिपेंट में जो जहाँ किरण कुमार है ना मीटिंग में, जहाँ किरण कुमार है, किरण कुमार की जगह मोर पे जाके बस उनको वो करते हैं, बस हो गए होस्ट बन जाएंगे आपकी जगह, तो आप होस्ट बना दिए उनको। हो गया? नहीं हो गया? हाँ हो गया, अब हुआ शायद। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, थोड़ी टेक्निकल एरर के कारण आप सबको ये थोड़ी सी परेशानी हुई। आज के मुख्य आकर्षण आदरणीय आनंद कुमार साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की इस मीटिंग के मुख्य अतिथि महोदय भी, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, वैसे बहुत समय हो गया है, साहब ने 1 घंटे का समय दिया था, तो मैं अनुरोध करूँगा, मैं सबको बताना चाहूँगा कि इस शैक्षणिक सेमिनार में आज देश के विभिन्न, दिल्ली, हिमाचल, गाजीपुर, मुंबई, विभिन्न जगह से, बेंगलोर, जबलपुर, कोटा इत्यादि जगह से और विभिन्न स्कूलों के छात्र इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए लालायित हैं। तो मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तीनों आकर्षण केंद्र को और जो मेरे रेलवे से भी और अन्य जगह से पधारे अधिकारी और कर्मचारी गण और उनके नौनिहाल बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय अब्दुल रहमान साहब, जो रहमान साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। आज जी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और रहमान 30 चला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय रहमान साहब से कि आज के इस कार्यक्रम, जो जूम मीटिंग के माध्यम से शैक्षणिक सेमिनार है, इसके संबंध में आप अपने 5-10 मिनट में विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय रहमान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू कुमार जी, पप्पू यादव जी, और साथ में रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, WRC OBC रेलवे एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन को, जिन्होंने आज ये मौका दिया इस नई शिक्षा पॉलिसी पर और ओवरऑल पॉलिसी पे बातें करने के लिए। साथ में मैं KP सिंह साहब रहमान सर, आपका म्यूट हो गया। रहमान साहब की आवाज शायद, किरण भाई। सर रहमान सर नहीं है सर, वो कुछ टेक्निकल एरर आ गया उसको। अच्छा ओके, सॉरी, मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए। नेटवर्क टेक्निकल एरर, ये टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं। अगर हम जूम पे कर रहे हैं तो हमेशा इस तरह की चीजें होती है, टेक्निकल इशू, और आजकल नेटवर्क का इशू है। बहरहाल, जो शिक्षा पॉलिसी है जिस पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, तो ये बता रहा था मैं कि इसमें जहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, वहाँ कुछ ऐसी एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे लिए ये इख्तियार है कि हम उस पर बातें कर सकते हैं, उसमें उसको सरकार को सुझाव दे सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बातें कर सकते हैं। ये पॉलिसी जहां कुछ ऐसी चीजें लाई गई हैं जिसको मैं समझता हूं कि अच्छा है, जैसे 4 ईयर एजुकेशन पॉलिसी,
लेकिन ये सारी पॉलिसी जो बनाई गई हैं, 4 ईयर एजुकेशनल पॉलिसी, ये जो बच्चे बाहर में जाएंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चूंकि मैं खुद विदेश में रहता हूँ और मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि 4 ईयर एजुकेशन को, ये जो हमारा 3 साल में ग्रेजुएशन है, 3 साल के ग्रेजुएशन को वो बाहर में नहीं मानते हैं। हमें 4 साल की डिग्री होनी चाहिए अगर हमें यूरोप में या अमेरिका में एडमिशन लेना है तो। इसलिए इस लिहाज से, और जो उसमें मल्टीपल एग्जिट एंट्री की फैसिलिटी दी गई है वो भी ठीक है, बहुत अच्छी है। साथ में जो हमें और इख्तियारात दिए गए हैं कि जैसे इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र जिनको माँ बाप के दबाव में या किसी के कहने पर या सोशल स्टेटस की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग पास नहीं कर पाते, या बाद में उन्हें ख्याल आता है कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के लिए वो फिट नहीं है, लेकिन हमारी जो नीति है उसके हिसाब से उनके पास कोई रास्ता नहीं था एग्जिट होने का। तो ये सब जो कुछ पॉलिसीज में लाई गई हैं वो बहुत अच्छी है। इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा भी अगर चाहे तो अपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बाद अपने चीज़ों को चेंज कर सकता है, लेकिन जहाँ पे अगर आप नकल कर रहे हैं तो पूरा नकल कीजिए, आधा अधूरा नकल कभी भी सही नहीं होता है। यानी अमेरिका में अगर मैं एज ए ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ और मुझे ख्याल आया कि नहीं मुझे मेडिकल करना चाहिए, तो एज ए ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट मैं मेडिसिन में एडमिशन ले सकता हूँ। इसलिए कि अगर अल्टीमेट नॉलेज क्या होता है, अल्टीमेट नॉलेज का जो पैरामीटर है वो होता है एग्जाम। अगर मैं उस एग्जाम को पास कर जाता हूं जो क्राइटेरिया है, तो इसका मतलब कि मैं उसको फुलफिल कर रहा हूं, उस तमाम पैरामीटर से क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हूं। इसलिए रिगार्डलेस ऑफ माय प्रीवियस सब्जेक्ट जो हमने चूज किया था वो क्या था, लेकिन अभी मेरी जो इच्छा है कि मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट होते हुए भी मेडिसिन कर सकता हूं, ऐसी विदेश में नीति है। वो यहाँ पर वैसे अगर ये चीजें की गई हैं तो अच्छी है, लेकिन क्या ये सारी चीजें हिंदुस्तान क्या सिर्फ शहर में बसता है? क्या जो मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रख के पॉलिसी बनाई गई है? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की जो बड़ी आबादी है वो अभी भी गांव में है, और गांव के लोग जिनके पास अभी तक पेपर पे हो सकता है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हो, बट हकीकत ऐसा नहीं है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। और खास करके उन गरीब बस्तियों में, उन छोटी बस्तियों में, उन लोगों की बस्तियों में जो समाज के मार्जिनलाइज हिस्से पे हैं, उनकी बस्तियों में तो अभी लाइट भी नहीं पहुंची है, तो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। हम ऑनलाइन क्लासेस की बातें करने लगे, हम रिसर्च की बातें करने लगे, लेकिन हमने उन बातों का ध्यान नहीं रखा कि ये जो इंडिया का जो गांव में बसते हैं लोग, अगर हम उनकी पॉलिसी, इस पॉलिसी में उनका ध्यान नहीं रखा गया तो ये बिल्कुल नाइंसाफी, इनजस्टिस है। अगर हम वेस्ट का नकल कर रहे हैं तो वेस्ट का नकल करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इक्वलिटी दीजिए। वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट में ये होता है कि अगर ऐसी इक्वलिटी है कि अगर मैं स्वीपर का काम करता हूं तो शाम में बार में जा करके मैं भी इंजॉय कर सकता हूं, इसलिए कि वहां समाज उसका जात देख के, उसका धर्म देख के, उसका स्टेटस देख के बातें नहीं करता है। अगर हमारे पास पैसे हैं, एजुकेशन है, तो हम वो तमाम चीजें अवेल कर सकते हैं जो हमारे लिए है, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं है। हमारा समाज ऐसा है कि जो धोबी हमारे घर पे आता है, हम उसके पोते को भी धोबी ही देखना चाहते हैं। तो पहले समाज में इस चीज को चेंज करने की जरूरत है, मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है। इक्वलिटी तभी आएगी जब आप तमाम चीजों में इक्वल राइट दीजिए, और इक्वल राइट इस वक्त सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान गांव में बसता है। इसलिए जो लोग रूरल एरिया में हैं, जो गांव में हैं, उनकी पॉलिसी एजुकेशन की, नई एजुकेशन पॉलिसी के जरिए
उनके जीवन स्तर में कैसे चेंज किया जा सकता है, ये वो उस पे बात होनी चाहिए, वो काम करना चाहिए। हमने बात कर दी कि ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, ऑनलाइन एजुकेशन कैसे देंगे? क्या हर बच्चा जो गांव में निर्धन परिवार का है, गरीब परिवार का है, छोटे परिवार का है, क्या उसके पास आईफोन, उसके पास स्मार्टफोन रखने की पैसा है? वो कहां से आईफोन ला सकता है या स्मार्टफोन ला सकते हैं? अगर वो स्मार्टफोन खरीद भी लेते हैं पेट काट करके, तो हर महीने जो इसमें इंटरनेट चार्ज करने के लिए जो डेटे की जरूरत होती है, एक दिन बच्चा इस्तेमाल करेगा 1 GB डेटा चला जाएगा, और वो नेटवर्क बैंडविड्थ भी उसका अच्छा होना चाहिए। तो वो उसके सामने संकट है कि वो खाना खाए या नेटवर्क डेटा भराए। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आम जनता के लिए, और गरीबों का ध्यान जब तक नहीं रखा जाएगा हिंदुस्तान में, गरीबों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक उनका ध्यान नहीं रखा गया, ऐसी पॉलिसीज, ऐसी चीजें अच्छी होते हुए भी अच्छी नहीं रहेंगी जब तक कि उसको सही तरीके से सही जगह पे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। और उसको इंप्लीमेंट करने में मैं समझता हूं कि जो बेसिक एजुकेशन है, हम हायर एजुकेशन पे तब पहुंचेंगे जब बेसिक एजुकेशन हमारा सही हो। हमें गांव के अंदर अच्छे स्कूल बनाने पड़ेंगे और वैसे स्टैंडर्ड के स्कूल बनाने पड़ेंगे जहां हमारे बड़े बड़े टीचर उस गांव के स्कूल में जाके पढ़ा सकें। आज हमारे सामने गांव में जो स्कूल हैं वो सिर्फ स्कूल हैं, वहां कोई शिक्षा का ऐसा व्यवस्था नहीं है। पहले कानून बनाने से पहले कानून को इंप्लीमेंट करने का प्रोसीजर ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए कि हमें हिंदुस्तान में कानून बनाने वाले की नीयत में कोई खराबी नहीं है। कानून हो सकता है बहुत अच्छे इंटेंशन से बनाया गया है और उसका इंटेंशन अच्छा भी है, लेकिन अगर उस सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो जैसे जस्टिस के बारे में कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, उसी तरीके से अगर कोई कानून हम बनाते हैं और उसमें आम जनता का ख्याल नहीं रखते हैं तो वो भी इनजस्टिस के जुमरे में आता है, इनजस्टिस ही माना जाएगा। तो हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए, इस बात की तरफ पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान गांव में बसता है। और आज भी ये भी अपने आप में एक फैक्ट है जिसे बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है कि आज भी सबसे ज्यादा IAS यानी यूपीएससी में जो लोग आते हैं वो रूरल एरिया से ही आते हैं। उनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो वो रूरल बैकग्राउंड के होते हैं। IT में भी जाते हैं लेकिन मैनेजमेंट में कम जाते हैं, मेडिसिन में कम जाते हैं। क्यों कम जाते हैं? आप कभी भी देखेंगे तो क्या हम ऐसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं दो तरफ की? हमें एक तरफ की हमारे पॉलिसीज पूरे समाज को ध्यान में रख के बनानी होगी। इसलिए ये बात सही है कि जो कानून बनाने वाले हैं, जो यूपीएससी के लोग हैं, जब वो खूब रूरल एरिया से आते हैं तो उनको वो ये बात जानते हैं कि हमें समाज उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि समाज में सारे लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाए। अगर 5% को हम छोड़ देंगे तो हम 100% पे कभी नहीं पहुंचे। हमारा हमेशा 95% ही रहेगा। अगर हम 10% को छोड़ देते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 100% लोगों तक पहुंचे और 100% लोगों तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है। इसे बात कर लें बीच में बहरहाल मैं समझता हूं कि और भी वक्ताओं को बहुत कुछ बोलना है, तो मैंने अपनी बातें रख दी हैं। पप्पू यादव जी, और अगर बीच में फिर जरूरत पड़ी आप मुझे बोलेंगे तो फिर मैं बीच में अपनी बातें रखूंगा। अभी आनंद जी और AP सिंह जैसे महान लोग जिन्हें मुझे सुनना है और उनसे बहुत कुछ सीखना है और जानना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। Hello. Sir, I think there is a technical problem with Pappu Yadav ji. So I think again I will join proceeding with
our meeting. I am comfortable with English. I know I can understand and read Hindi, but not speak fluently in Hindi. So I will proceed with English. And I'm Kiran. I'm president for All India OBC Students Association. I'm also doing my PhD in Department of Political Science, University of Hyderabad. Moving with this, today's key speaker, Sri Anand Kumar ji, who is from Patna, Bihar. He is a very noted mathematician, mathematics teacher who is inspiring the entire country, not only from Bihar, and now his fame is reached entire country by entire world, in fact, with the movie of Super 30. We all from underprivileged students, we all get inspiration from him because as a student from these communities, it's very difficult to get private education. And he is also, he's also not only a teacher, but also more than teacher. He's also a man behind silent social transition that he is actually wants to bring a kind of revolutionary education through his initiative Super 30. Fascinated by mathematics since early childhood, he formed a mathematics club called as Ramanujan School of Mathematics while he was still in graduation. In the same period, his mathematical problems and articles had been published in the renowned magazines. And 1 minute, I think he's Pappu Yadav ji is calling me continuously. I think he is here. 1 second. Pappu Yadav ji, I think he is here. His father, who was a low-paid employee in the postal department, suddenly he died at his young age, and his mother made actually, in fact, she made Papa to make ends meet. Anandji also sold and delivered these puppets in the evening time and wrote mathematical theory and articles during the daytime. Having witnessed extreme financial hardship since childhood, he felt the poverty and the way he committed that may be the inspiration for him. He knows the problems of students, and he started the program Super 30 to inspire the students. In the past, in the 17 years of Super 30, phenomenal 510 students have made to the top technical institutions of India, and mostly in Indian Institute of Technologies. What is remarkable about his achievement is the most of the successful candidates have been from the most underprivileged sections of the society. Many of them first generation learners from rural background and also from the extremely poor background with different school educations. Making it to the India's premier institutions is a kind of inspiration that Anandji has given to this section of the students. And there is a long list of him, and he was awarded with so many awards, and also is in fact a very inspirational character from all of us. To name one award, Anandji was awarded Rashtriya Bal Kalyan Award by the President of India, Sri Ramnath Kovind ji. And with this short introduction, I will be taking more time. So with the short introduction, I request Sri Anandji warm welcome to this webinar. Over to Anandji. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो हम पप्पू यादव जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित किया। पप्पू यादव जी ने ओबीसी मंच के तरफ से इस तरह का शिक्षापद कार्यक्रम आयोजित करके इस बात को सिद्ध किया है कि शिक्षा ही एकमात्र जरिया है, एकमात्र रास्ता है जिससे हम लोग गरीबी से, जलालत भरी जिंदगी से, दर्दनाक परिस्थिति से निकलकर देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं।
बहुत सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में एपी सिंह साहब पधारे हुए हैं, हमारे जी कुमारन साहब यहाँ पर हैं, आरजे सिंह साहब हैं, हमारे भाई रहमान भाई हैं, राम सौरभ जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम, तमाम सुनने वाले लोग, सभी को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम की हमने कोई तैयारी नहीं की। अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ लिखने पढ़ने लग जाता, कुछ सोचने लग जाता, तो मैं जो दिल की बातें हैं मैं आपसे शेयर नहीं कर पाता। इसलिए हमने सोचा कि जिस समय कार्यक्रम होगा उसी समय मैं बोलूंगा। अच्छी बात यह है कि ये कार्यक्रम ओबीसी मंच के द्वारा आयोजित है, पिछड़े समाज के द्वारा आयोजित है। तो कोई समाज पिछड़ता है या कोई समाज आगे बढ़ता है, उसमें मेन डिफरेंस शिक्षा का ही फर्क होता है। अंग्रेजों के जमाने से आए, मुगल काल की बात छोड़ दे, अंग्रेजों के जमाने से आए तो जमींदारी, एक जमींदार मेंटेलिटी वाले लोग जमींदारी करने लग गए थे और शिक्षा उन्हीं तक सीमित रह गई थी। शिक्षा बड़े बड़े जमींदार, अमीर घराने के चौखट की गुलाम होकर रह गई। गरीब लोग शिक्षा से बहुत दूर थे। दूर की बात क्या बोलेगा, आज से करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले मैं अपने गांव पटना जिला थाना धनरुआ देवधा गांव की बात कर रहा हूं। वहां पर देखता था कि कोई गरीब गुरुआ अगर स्कूल में पढ़ने जाता था तो उसकी पिटाई बुरी तरह से टीचर द्वारा की जाती थी। हाँ, अमीर का बच्चा है, संपन्न परिवार का बच्चा है, कभी उसके दादा नादा परदादा जमींदार रहे थे तो उसके लिए एक अलग फैसिलिटी होती थी। लेकिन सरकारी स्कूलों में भी जो गरीब का बच्चा है, जो पिछड़ा समाज का बच्चा है, उसको इतनी पिटाई की जाती थी कि क्यों नहीं लेसन याद किए, क्यों नहीं पढ़ाई किया, कि बेचारा डर से स्कूल छोड़ देता था। हमारे पिताजी के समय में लोग बताते हैं कि उस समय तो रेगनी के कांटा पर सुता सुता के मारा जाता था। अरे जनाब, आप तो बात सिर्फ करते हैं मैकाले शिक्षा पद्धति की। यहाँ एक तबका है, पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक तबका है जिसको मैकाले शिक्षा पद्धति भी मुयस्सर नहीं है। बेचारा गरीब आदमी है, कहां से खाएगा, कहां से पिएगा, कहां से उसकी रात गुजरेगी, कल का खाना मिलना उसके लिए एक बड़ी सफलता है। ऐसा देश है हमारा, ऐसे लोग हैं, ऐसा भारतवर्ष है। और ऐसी परिस्थिति में शिक्षा तो गुलाम बन के रह गई थी बड़े बड़े लोगों की। लेकिन धीरे 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 मेहनत कश लोग, मजदूरी करने वाले लोग अपनी मेहनत करते रहे और पेट काट कर भी बच्चों को पढ़ाने की बात सोचने लगे। लेकिन फिर क्या, फिर इंग्लिश स्कूल आ गया, अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खुल गए, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खुल गए, बड़े बड़े स्कूल ऐसे जो 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल खुल गए। वहां पर लोग इंग्लिश बोलकर, लोगों को डरा कर, धमका कर फिर राज करना शुरू कर दिया। बेचारा एक गरीब आदमी गवर्नमेंट स्कूल से किसी तरह से भूखे पेट जाके पढ़ता था, आधे पेट खाना खा के पढ़ता था, माँ बासी रोटी बना देती थी उसको खा के पढ़ता था, पुरानी रोटी, बासी चावल खा के पढ़ाई करता था, हिंदी में अपने विचार को रख सकता था, उसको फिर दबाने का सिलसिला हमारे देश में चला। लेकिन नई शिक्षा पद्धति जो आई है वो अच्छी है। हर पॉलिसी, हर नीति अच्छी होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, जो रहमान साहब ने कहा। इस शिक्षा पॉलिसी में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा दी जाएगी, क्षेत्रीय भाषाओं में भी लोग अब पढ़ पाएंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा उस वर्ग को जो कि बेचारा हिंदी में ठीक से नहीं बोल पाता है, जो संथाली बोलता है, मैथिली बोलता है। हाँ, ये चैलेंज जरूर है, ये चैलेंज जरूर है कि अब उस तरह के लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल का काम है। ये उस तरह की टेक्स्ट बुक तैयार करना, किताबें तैयार करना, ये एक काम है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अपने इच्छा शक्ति के बलबूते पर करेगी। लेकिन आज मेरा ये मुद्दा नहीं है बोलने का। बहुत मैंने शिक्षा नीति पर बोला, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बोला, कैसे करना चाहिए बोला। आज पप्पू जी जिस दिल से, जिस भाव से मुझे आमंत्रित किया है, मैं उस पर फोकस करना चाह रहा हूं, उस पर मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि हर समाज में केवल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है कि शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन ले आएगा। गवर्नमेंट कभी भी पूरे सुधार नहीं कर सकती, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं होगा,
समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं हम लोग पैदा करेंगे, पप्पू जी जैसे लोग जिस तरह का सेमिनार करके लोगों को जगाने का काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। तब तक कुली का बेटा कुली बना रहेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही बना रहेगा। जरूरत इस बात की है कि उस तबके के लिए हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। अभी रहमान भाई की बात ले, हम लोग सुपर 30 चलाते थे। रहमान भाई सऊदी में बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है वहां। मुझे बुलाया, एक बार बातचीत हुई, मैंने बताया, परिस्थिति को देखते हुए कहा कि चलो भाई बिहार भी चलते हैं, वहां भी समय देते हैं और जो भी हो पाए हम लोग कर पाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप पूरा समाज को अचानक बदल दीजिएगा। एक बार हमारे पास कुछ बच्चे आए, कुछ युवक आए, पूछे कि सर बहुत गरीबी देखकर, ये कोरोना वायरस के संकट को देखकर, लाचारी और बेबसी को लोगों को देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन ये भी अफसोस होता है, ये भी दुख होता है कि मैं कोई चेंज तो ला नहीं सकता हूं। हमने कहा गलत। अगर आप एक आदमी के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अगर आप एक बच्चे को 7वीं तक भी पढ़ा देते हैं, अगर एक बच्चे को 10 तक पढ़ने में भी सहयोग करते हैं, उसे खाने पीने की जिम्मेवारी उसकी आप निभाते हैं, समझिए आपने अपने समाज में, अपने देश में जो आप नागरिक है, आपने काम कर दिया। तो इस भाव से आप बढ़िए। और दूसरी बात, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए, आनंद कुमार ने आज तक किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हो या शिवराज जी चौहान जी हो, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, सब लोगों ने ऐसे ऐसे तमाम लोगों ने कहा पैसे के लिए, मुकेश अंबानी जी ने कहा, आनंद महिंद्रा जी ने कहा, आप लोग जैसे भी कई लोगों ने कहा कि चंदा लो, लेकिन आज तक आनंद कुमार 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया। अपने बलबूते पर शाम को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसा अर्जित करता है, जिससे आधार पर हम दाल चावल लाते हैं, हमारे घर के परिवार, माता जी, मेरे भाई सब मिलकर खाना पाना बनाकर, जैसे फिल्म में देखा, सुपर 30 के बच्चों को खिलाते हैं और पढ़ाते हैं। बावजूद इसके कुछ ऐसी ताकतें थी और आज भी हैं जो नहीं चाहती कि गरीब का बेटा पढ़े, वो नहीं चाहती कि कुली का बेटा भी आसमान पर की ऊंचाइयों को छुए, वो नहीं चाहती कि अभिषेक जैसा बच्चा जिसकी माँ 100 रुपया महीना से 20 साल पहले नहीं कमाती थी, गूगल में जाके काम करे। शशि नारायण जैसा बच्चा गूगल में साइंटिस्ट बन जाए, जो कि खाने पर मोहताज था। अमरिंद IIM से, IIT से पढ़ के बड़ी बड़ी कंपनियों में, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमने दिए हैं। वो नहीं चाहते। हमने आखिर क्या बिगाड़ा था? आज इस मंच से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ओबीसी के मंच से, मैंने आखिर क्या बिगाड़ा था कि जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो हम पर कई कोर्ट में मुकदमे की गए। हमने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया, किसी से कोई भिक्षा नहीं मांगा, अपने बलबूते पर बच्चों का भविष्य बनाया गया। लेकिन कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग, सामंती लोग, ये ओबीसी जैसे समूह को बढ़ने के रोकने वाले लोगों ने मुझ पर कुछ डमी बच्चों को खड़ा करके मुकदमा करवा दिया। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज में ये बात लाने का प्रयास किया कि आनंद तो भाई फ्रॉड है, एक्यूज फ्रॉड, इस सब तरह की बातें लाने का, बदनाम करने का प्रयास किया। याद रखना मेरे दोस्तों, कोई भी गरीब घर से, गरीब तबका से हाशिए पर बैठा कोई आदमी हीरो बनना चाहता तो उसको इतिहास के पन्नों में दबा देने का हमेशा काम हुआ है। जरूरत आज इस बात की है कि आनंद कुमार एक नहीं, हमारे देश में, पूरे दुनिया में, समाज में आनंद कुमार जैसे लोग भरे हुए हैं। हम लोग उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? पैसे से मदद नहीं होती है। उनका हौसला कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आपको पता चलता है कि आनंद कुमार को झूठा मुकदमा में फंसाया गया, मैं जाता था कोर्ट, 1 दिन में केस खत्म, खारिज, लेकिन उसकी खबर बनाते थे आनंद कुमार को फ्रॉड का मुकदमा लगा। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि ओबीसी समाज से ही था, हमारे साथ रहता था, हमारा हेल्प करता था, उसको 3 महीने जेल में बंद कर दिया गया। और जब हमने पूरा रिक्वेस्ट किया डीजीपी साहब से, क्यों? क्योंकि फेसबुक पर एक कमेंट लिख दिया। सारी दुनिया वाकिफ है इस बात से कि फेसबुक पर लिखने का धारा 66A के तहत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, फिर भी उसको 3 महीने जेल में सड़ना पड़ा। हमने डीजीपी से रिक्वेस्ट किया, गुहार के 3 महीने बाद उसका बेल हुआ। कौन 3 महीना उसका देगा? उसकी नौकरी गई, कौन उसको नौकरी वापस देगा? बताइए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अब घर में सिर्फ बंद रह के सेमिनार और वेबिनार करने का वक्त नहीं है, बल्कि उन भाइयों को, उस बहनों को साथ देना होगा जो
निचले तबके के लोगों को जो सामंतियों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनका साथ देना होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, बस मेरा आप साथ दे, हौसला अफजाई करें, यही बहुत है हमारे लिए। और बच्चों को जो सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आज मैं कैम्ब्रिज पैसे के अभाव में नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आप फर्ज करिए, आप सोचिए कि अगर मैं नहीं पढ़ता, बच्चों को पढ़ाई नहीं करता, तो कहीं ना कहीं गुमनामी में खो जाता। इसलिए जरूरी है कि आप पढ़ाई का ही रास्ता अख्तियार करें। बड़ा से बड़ा नक्सल क्षेत्र में मैं जाता हूँ, उसके बच्चे लोग मुझे पढ़ने आते हैं। अनूप जैसा बच्चा पढ़ने आता है जिसके पिताजी गरीबी से घर छोड़कर भाग गए, सब नक्सल बनना चाहता था। लोग उसको, हम नहीं, नक्सल बनना कोई रास्ता नहीं है, देश के साथ रहो, अच्छा काम करो, सरकार भी तुम्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम करो, शिक्षा ही एक जरिया है। तो निष्कर्ष मेरे आज कहने का 2-3 बातें। पहली बात, जो नई शिक्षा नीति आई है, अब कम से कम गरीब बच्चों को स्कूल तक जाने का मौका मिलेगा। पहले क्या था भाई, पहले, अभी लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला कि ना रे इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होगी, शुरुआती दौर से खेल खत्म। अरे भैया, हमारे समाज में ऐसे बच्चे जो क्लास 1-2 तक नहीं जा पाते हैं। अरे बीज को अंकुरित तो होने दो, पौधा तो बनने दो, वृक्ष की बात बाद में करेंगे। बहुत सारे बीज अंकुरित होने के पहले ही खत्म कर दिए जाते हैं इस देश में, इस समाज में। तो दोस्तों, मित्रों, बच्चों, मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि पढ़िए, रात दिन मेहनत करके पढ़िए। अगर 1 घंटा अगर आप पढ़ते तो डेली 2 घंटा पढ़िए, अगर 2 घंटा मेहनत करते तो 4 घंटा, अगर 8 घंटा पढ़ाई करते तो 16-17 घंटा पढ़ाई करिए। पढ़ाई ही आपका सारे समस्याओं का समाधान है। और जो पढ़ लिख चुके, पप्पू यादव जी जैसे लोग हैं, एपी सिंह साहब जैसे लोग, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि जो भी समाज में पिछड़े तबके के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, जो बेचारे हाशिए पर लोग हैं, उनके लिए काम करता है, उनका संबल बढ़ाए, उनका मनोबल बढ़ाए। उनको कोई दबाने का प्रयास करता है, कुचलने का प्रयास करता है, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी फौज के साथ खड़े हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपने बहुत ही उद्बोधन दिया और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आनंद जी, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, मैं कहा करते थे आनंद जी के पिताजी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आनंद साहब ने जो इतना बहुमूल्य समय हमें दिया है, इसका सभी लोग, सभी बच्चे पालन करेंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं आज इस शैक्षणिक सेमिनार में देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सभी सदस्यगण, भाभी नौनिहाल जो भाई और बहन हैं, उनको कि आओ, देश में फैली, समाज में फैली अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन को अगर हमको दूर करना है तो आओ मिलकर कसम खाते हैं। क्या कसम खाएंगे आज? कि हो सकता है मेरे समाज का युवक गरीबी में पैदा हुआ हो सकता है मेरे समाज का युवक गरीबी में पैदा हुआ है, यह उसके बस की बात नहीं थी, और वो गरीब रहकर मरेगा नहीं, यह हम सबकी बस की बात है। आओ एक पहल चलाएं। हो सकता है मेरे समाज का युवक अशिक्षित परिवार में पैदा हुआ हो सकता है मेरे समाज का युवक अशिक्षित परिवार में पैदा हुआ हो, यह उसके बस की बात नहीं थी, पर मेरे समाज का युवक अशिक्षित रहकर मरेगा नहीं, यह हम सबकी बस की बात है। आओ शिक्षा रूपी शंखनाद जो पहल करें। हो सकता है मेरे समाज का युवक अंधविश्वासी माहौल में पैदा हुआ हो, यह उसकी बस की बात नहीं थी, पर वह अंधविश्वासी रहकर मरेगा नहीं, यह हम सबकी बस की बात है। आज हमारे देश में आनंद कुमार साहब जैसे, रहमान साहब जैसे, आदरणीय एपी सिंह साहब जैसे, ऐसे तमाम अनेक बड़े बड़े अधिकारी, शिक्षाविद हैं, तो इनके माध्यम से आओ शिक्षा की क्रांति जगाते हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय एपी सिंह साहब से कि आज के इस कार्यक्रम के संबंध में आप भी अपने विचारों से हम सबको उद्बोध करें। आदरणीय एपी सिंह साहब। धन्यवाद पप्पू भाई। निश्चित तौर पर आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के जो WCR OBC रेलवे एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट एसोसिएशन
के तत्वाधान में और पप्पू भाई और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया, सबसे पहले तो हम आप सबको बधाई देते हैं। और भाई आनंद कुमार जी को निश्चित तौर पर जो कर्मवीर योद्धा हैं, जिन्होंने अपने जमीन से उठ करके और एक नई मिसाल जो पैदा की है, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनको सुनकर के लिए ही मैं वास्तव में आया था, बोलने का तो कोई मैं सोचकर आया नहीं था। लेकिन रहमान भाई ने भी बहुत अच्छी बात शिक्षा पॉलिसी पर रखी, कुछ सुन पाया, मैं कुछ नहीं सुन पाया। लेकिन आज का ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर ओबीसी के लिए या जो जरूरतमंद वर्ग है उसके लिए बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। और जो आनंद कुमार जी ने बात रखी है कि निश्चित तौर पर हमको अपनी मानसिकता और अपनी जो क्षमताएं हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। जब तक हमारे लोग नीचे से उस मानसिकता का सामना नहीं कर सकते, जिसको आप सामंती मानसिकता कहते हैं, कि हम सब ने कहीं ना कहीं उस मानसिकता का सामना करके ही यहाँ आए। हमारा क्षेत्र भी बहुत बुरी तरह से सामंती व्यवस्था से प्रभावित है। हमने भी बहुत कई परिस्थितियां देखी। 8वीं के बाद वहाँ स्कूल ही नहीं था गाँव में। तो इस तरह की परिस्थितियां जब रहती हैं तो आपकी अपनी जो मेहनत है और उसके साथ साथ पूरे समाज का सहयोग उसमें जरूरी रहता है। और आज का जो समय आ गया है कि हम सब जागरूक हों और अपनी अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने में हम यदि करेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि कोई पिछड़ा वर्ग कोई समाज नहीं है, हम भी एक पूरे देश के हिस्सा हैं, क्योंकि देश भी समाज के मिलकर ही बनता है। यदि एक समाज आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर देश का ही प्रगति और उत्थान में हम उसका योगदान करते हैं। तो हम सब का दायित्व है कि हम अपने भाइयों को हाथ से हाथ पकड़ के निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएं। और आज का जो थॉट प्रोवोकिंग बात चाहे भाई रहमान ने कही हो, चाहे आनंद कुमार जी ने कही हो, हम सबके लिए बहुत निश्चित तौर पर अनुकरणीय है और उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था कि चूंकि जो भी, यदि आप शिक्षा पॉलिसी की बात करें तो उन्होंने, भाई रहमान ने बहुत अच्छी कई बातें रखी हैं, उसमें हमें व्यवहारिक पक्षों को देखने की आवश्यकता है। हालांकि बहु विषयक शिक्षा संस्थान विकसित करने की पॉलिसी की मंशा है और जो अभी तक एक ऋणवादी व्यवस्था थी उससे हट करके और कई आयाम जो हमारे नई पीढ़ी है उसको देने की उन्होंने बात की है। और साथ ही साथ क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर की जो अभी रहमान साहब बात कर रहे थे उसकी भी हमको करने की आवश्यकता है। चाहे भली वो, मैं तो चाहे जहां मैं कार्य करता हूँ, मैं चाहे हमारा क्लास 4 का वर्कर हो, चाहे टॉप ऑफिसर मेरे साथ वाला हो, मैं सबको इक्वल ट्रीट करता हूँ। क्योंकि किसी भी गाड़ी में यदि आपका एक छोटा सा नट या बोल्ट भी कमजोर हो जाए तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, भले आप पूरा स्टीयरिंग और सारी चीजें जो आगे की हैं वो बनी रहें। तो इसलिए पूरी सामाजिक व्यवस्था में हर एक वर्ग के कार्यकर्ता का, कर्मचारी का और किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है उसकी पूरी डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए, उसकी परिश्रम का पूरा मूल और आकलन और उसका सम्मान होना ही चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और शिक्षा पॉलिसी में बहुसंख्यक वर्ग जो है उसको ध्यान में रख करके जो सुझाव आएंगे उस पर निश्चित तौर पर शासन भी विचार करके उसको आगे लागू करेगा। इन सब का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक पिछड़े वर्ग के हमारे युवा साथियों का है तो निश्चित तौर पर उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि संघर्ष का समय है, प्रतियोगिता का समय है। कंपटीशन तो आपको फेस करना है, चाहे किसी भी स्थिति में आप रहिए, हर जगह आपको प्रतियोगिता है, कंपटीशन का आपको सामना करना ही है। और यदि आप कंपटीशन का सामना करने के लिए सक्षम रहते हैं, अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो रास्ता कहीं ना कहीं बनता है। चाहे आप आनंद कुमार जी का ही उदाहरण ले लें, कितने संघर्ष थे, उनके पिताजी नहीं थे, बाकी और पारिवारिक परिस्थितियां थी, उन्होंने संघर्ष करके अपनी स्थिति बनाई और आज भी वो सारी परिस्थितियों का और उसका चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम सब में कहीं ना कहीं यही स्थिति बनी। मुझे भी याद आ रहा है कि यदि आप सही ढंग से पूरी तत्परता से मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो जैसा कहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो परमात्मा या प्रकृति कहीं ना कहीं से आपको मदद पहुंचाती है। मैं अभी उनका भी देख रहा था, बिचेंद्र पाल जी का, कि उनकी भी परिस्थिति यही थी। वो एक पहाड़ी क्षेत्र के बहुत छोटे से गांव में रहने वाली लड़की, उसकी इच्छा थी कि कभी वो गाड़ी में बैठेगी, कभी हवाई जहाज में वो चलेगी, लेकिन पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। तो उसने कहा कि मैं पढ़ूंगी। वो पढ़ने के लिए गई तो 5 किलोमीटर उसको पहाड़ चढ़ के जाना, फिर 5 किलोमीटर वापस आना, इस तरह से उसने स्कूलिंग की। फिर धीरे धीरे करके आगे करके उसने जब अपनी ग्रेजुएशन कर लिया तो कोई माउंटेनियरिंग का कोई टीम वहां आई हुई थी आसपास, तो उनको पता लगा कि लड़की यहाँ एक पढ़ी लिखी है और उसको फिर वहां से रास्ता मिला और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में उनको जब एडमिशन मिला तो उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई, अपनी मेहनत दिखाई, ईमानदारी से आगे बढ़ने की जो उनकी ललक थी, जो जज्बा था, जो जुनून था,
उसके आधार पर फिर उन्होंने पहली महिला बनी वो हमारे देश की जिन्होंने की एवरेस्ट पर सफलता पाई। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपना ही उदाहरण दूं तो हमारे गांव में तो 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं था। पिताजी की बहुत संघर्ष का समय था, जो जैसा अभी आनंद कुमार जी कह रहे थे, सामंती लोग इस तरह से पीछे पड़े हुए थे कि आप सोच नहीं सकते क्या क्या परिस्थितियां थी। तो मेरा चूंकि मैं घर में बड़ा भी था और ये माता पिता घर में बात करते थे कि भाई 8वीं के बाद इनको हम कहाँ पढ़ाएंगे, तो मेरे दिमाग में चलता था कि कैसे रास्ता बने। तो जब 8वीं के लास्ट डे स्कूल में मैं गया और वहां हमारे टीचर ने अनाउंस किया कि भाई देखिए अब गर्मियों की छुट्टियां लगने वाली हैं, जो बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में अगर खेलेंगे नहीं और मेहनत करेंगे उनके लिए एक योजना है। तो उसी समय क्या है, संयोग से ये मैं बात कर रहा हूँ करीब 71-72 की, कि केंद्र शासन ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभावान परीक्षा योजना चालू की थी, नेशनल रूरल स्कॉलरशिप स्कीम। तो उन्होंने कहा, हमारे जो टीचर थे, कि अगर कोई बच्चा इस तरह से गर्मियों में खेलेगा नहीं, मेहनत करेगा, पूरा 6 से लेकर के 8 तक का जितना कोर्स है उसको रिवाइज करेगा, तो उसके लिए एक योजना है, उसको एक अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिलेगा और 100 रुपीज का उसमें उन्होंने कहा कि स्टाइफंड मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पारिवारिक स्थिति कैसी है। तो मैंने कहा सर मैं पूरी गर्मी में बिल्कुल नहीं खेलूंगा और पूरा मेहनत करूंगा, पूरा कोर्स कवर करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका हम फॉर्म भरवा देते हैं। और हमारे जो टीचर थी, वो गाँव था, गाँव से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका एग्जाम होना था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 2 महीने के बाद यहाँ से एक टीचर साथ में जाएंगे, वो तुम्हें एग्जाम वहां दे करके आएंगे। तो हम 2 लोगों ने उसमें भरा, फिर उसका खैर उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद चिट्ठी वगैरह आई, तो घर में जब आई तो माता जी को, हमारे जो क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी उतने नहीं थे, तो हमारे एक जो जहाँ पोस्ट ऑफिस था वहां परिचय थे, एक पंडित जी थे, तो वो लेकर के आए लेटर। उन्होंने माता जी को कहा कि भाई हमको लड्डू खिलाइए। उन्होंने किस बात को, उन्होंने कहा कि वो उनको वो मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा कि स्टाइफंड क्या होता है, यानी स्टाइफंड और स्कॉलरशिप का मीनिंग भी नहीं मालूम था। फिर बाद में बताया गया कि वजीफा होता है उनको करना। तो ऐसे करके कहने का मतलब फिर उस मदद मिली और फिर हम एक स्कूल में, वहाँ जो हमारा मॉडर्न मल्टीपर्पज गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें एडमिशन हुआ और आगे चले। तो कई बार हमारे फादर कहते हैं कि तुम्हारे स्कॉलरशिप से ही काम हमारा चलता रहा। तो इस तरह की परिस्थितियां हर एक के जीवन में रहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम कितनी पूरी अपनी क्षमता के साथ, अपनी ईमानदारी से, मेहनत के साथ, और इसको प्रबल प्रयास कहते हैं, उसके साथ अगर हम लगे जुटे रहते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपना रास्ता बना सकते हैं। यही बात शिक्षा के क्षेत्र में है कि शिक्षा चूंकि हमको अवसर देती है, लेकिन हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। हम अपनी क्षमताओं को देखें, किस क्षेत्र में आपकी रुचि है। जो युवा पीढ़ी है खासतौर से, उनको देखना चाहिए कि हमको किस क्षेत्र में रुचि है, और अपना जो है वो कॉन्फिडेंस बनाए रखें। क्योंकि जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप हर जगह डगमगा जाएंगे। मैंने तो ये भी देखा है कि अपने लोगों को सही मार्गदर्शन भी नहीं मिलता, इसलिए आपको हर जगह, अब तो खैर अपनी काफी जागरूकता उसमें आ गई, समाज में और जागरूकता लाने की आवश्यकता है, आ भी रही है। हम सब लोग भी साथ में, जहां जिसकी आवश्यकता पड़ती है हम मदद भी करते हैं। हम भी अपने स्तर पर, हालांकि आनंद कुमार जी जैसा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम भी जो हमारे क्षेत्र के जरूरतमंद बच्चे रहते हैं, उनको आवश्यकता पड़ती है, तो अभी हम पढ़ा भी रहे हैं। हमने यहाँ उसको हायर सेकेंडरी कराई, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन के बाद आगे बढ़ेगा। तो जिनकी जरूरत होती है हम दोनों, हम और हमारी वाइफ मदद करते रहते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बच्ची हों। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि साहब वो बच्ची कॉलेज में नहीं आ रही है, स्कूल में नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रहे, बोले कि वो पिताजी को वो नहीं मिली, मजदूरी नहीं मिली, तो हमारे पास उन्होंने कहा कि तुम काम पे जाओ। तो उन्होंने कहा, हमारी वाइफ ने कहा कि नहीं, हम फीस हम देंगे, पिताजी को बोलो कि हमको आने दें, आप अपना काम देखिए। तो इस तरह से जो आवश्यकता जहाँ पड़ती है, हम सबका दायित्व है, कोई हम उन पर कोई वो नहीं कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व है जो समाज ने हमको दिया, हम उसको लौटाएं। तो हम सब भी जहाँ जिस स्थिति में, वो भी हम मदद करेंगे। लेकिन युवा पीढ़ी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। कॉन्फिडेंस जब रखेंगे आप, तो निश्चित तौर पर रास्ता बनेगा। क्योंकि मैं एक वो पढ़ रहा था कि जैसे अभी तो बरसात का सीजन है, कि एक जैसा गांव में ये प्रथा रहती है कि यदि पानी नहीं बरसता है तो लोग बाहर गांव जाकर के एक देवता के मंदिर में वहीं जाकर के खाना वगैरह बनाते हैं। तो एक गांव में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ने की स्थिति थी, तो पूरे गांव ने तय किया कि हम जो गांव के बाहर मंदिर है, वहां जाकर के पूरा गांव खाना बनाएगा और वहीं खाएगा, यानी उसकी ऊपर वाले की शरण में वहां जाएंगे और फिर बारिश की स्थिति बनेगी। तो सारे लोग वहां चले गए, एक केवल जो बच्चा था वो छाता लेके गया, बाकी लोग सब ऐसे ही चले गए। तो वहां जब वहां पहुंच गया तो लोगों ने पूछा कि भाई तुम छाता क्यों लाए हो, अभी तो यहाँ पूरी धूप निकली हो। उन्होंने कहा कि जब हम लोग भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं
तो निश्चित तौर पर बारिश होगी, इसलिए मैं छाता लाया और शाम को फिर बारिश हुई। तो कहने का मतलब हमारा कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम उस पर सफलता में पहुंचेंगे। इसी तरह से आप फेथ रखिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने माता पिता या अपने शिक्षक या जो आपके सहयोगी उन पर आप विश्वास रखिए और ऊपर वाले पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि उसके साथ भी आप अपना रास्ता तय कर सकते हैं। हम और आज के जो माहौल में मैं देखता हूँ युवा पीढ़ी इतने जल्दी घबरा जाती है। यदि एक रास्ता बंद होता है, एक दरवाजा बंद होता है तो हम उसी की तरफ देखते रहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि 9 दरवाजे और खुले हुए हैं। तो हमको दूसरे विकल्प भी ढूंढना चाहिए, दूसरी तरफ भी देखा जाना चाहिए और बाकी जो लोग हैं, समाज के लोग हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, वो सब उनके साथ रहते हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि यदि छोटा बच्चे को जब माता पिता गोदी में लेकर के ऊपर उछालते हैं तो वो कोई डरता नहीं है, बल्कि वो खिलखिलाता है या मुस्कुराता है। क्यों? उसको मालूम है कि सुरक्षित हाथ मेरे नीचे खड़े हुए हैं जो मुझे साध लेंगे। तो यही स्थिति माता पिता को अपने बच्चों के साथ रखना चाहिए कि हर परिस्थिति में हम साथ रहें, ताकि वो कोई गलत कदम या किसी डिप्रेशन या ऐसी स्थिति में ना जाएं और समाज के लोग भी, शिक्षक भी, हम सब उनके साथ हैं। तो ये भी फेथ हमको बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि हम अपनी मेहनत करते हैं, फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक दिन अपनी जो लक्ष्य है उसको पा सकते हैं। इन अब क्योंकि समय की भी अपनी बाध्यता है, तो मैं तो वास्तव में आनंद कुमार जी और रहमान साहब को सुनने आया, तो बहुत अच्छा उन्होंने थॉट प्रोवोकिंग बात अपनी यहाँ रखी है। और इस अवसर पर मैं जो आयोजक हैं पप्पू भाई हैं, उनकी टीम को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने रविवार का समय बहुत अच्छा सदुपयोग किया और युवा पीढ़ी से ये उम्मीद करता हूँ कि निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ें। हम सब उनके साथ हैं, जहाँ जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारी क्षमता में होगा, हम पूरा उनका सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आप अपने बहुमूल्य समय के साथ इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद कुमार साहब जुड़े हुए हैं अभी, मैं आदरणीय आनंद कुमार से पुनः अनुरोध करूंगा 5 मिनट का और टाइम दे दें प्लीज। आदरणीय आनंद कुमार साहब सुन पा रहे हैं? जी जरूर, हम समय दे पाएंगे, एक तो मेरा सौभाग्य होगा और अगले 10 मिनट बाद मेरा एक कार्यक्रम है 1 से 2 का हम लोग टाइम निर्धारित किया था, लेकिन कोई बात नहीं। हम बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि आप रेलवे एसोसिएशन की तरफ से, वेलफेयर की तरफ से, एपी सिंह साहब जैसे अच्छे आदमी आपके साथ हैं, सब लोग मिलजुल कर कोई ना कोई एक कार्यक्रम वहां शुरू करिए। संडे को टीचिंग का, या फिर कुछ ऐसा हो कि जो बच्चे जरूरतमंद है उनको हम लोग, कोई जरूरी नहीं कि आईआईटी के लिए, रेलवे में भर्ती के लिए कुछ ना कुछ करें। और ये कोरोना संकट जब खत्म होता है तो सब लोग मिलकर शुरू करें। और मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं भी एक बार भोपाल शरीर आऊंगा, आप लोगों से मिलकर विचार विमर्श करूंगा और कुछ अच्छा पॉजिटिव काम हो। तो एपी सिंह साहब की भी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, उनके बातों से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और उनमें भी कहीं ना कहीं दर्द है, वो जो समाज पर के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के बारे में, जो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो गए उनके बारे में है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और फिर मुलाकात होगी कभी बच्चों को पढ़ाने की बात हुई ऑनलाइन। एक दो क्वेश्चन 1 मिनट महोदय, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे पास। आईआईटी की तैयारी कैसे करें और आपकी टीचिंग में ऐसी क्या खास बात है जो बच्चे इतना इंटरेक्ट होते हैं? कृपा कर इस मंत्र से थोड़ा सा बताइए। दोनों सवालों का जवाब देते। आईआईटी की तैयारी करने के लिए या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए उसके सिलेबस की डिटेल जानकारी होनी चाहिए, विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। कोई भी फार्मूला पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े तो उसका हाउ एंड व्हाई पढ़े, क्यों और कैसे पढ़े। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन क्यों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है जब तक नहीं जानेंगे आप, चीजें आपकी आत्मसात नहीं होगी, तब आप क्या रटने लगेंगे, फार्मूलों का भंडार हो जाएगा, सर पर बोझ हो जाएगा और फिर मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात है कि उसका हाउ एंड व्हाई समझे। प्रैक्टिकल नॉलेज से देखकर आपके आसपास चीजें क्या, उससे मिलते जुलते चीजों से रिलेट करके पढ़ाई को पढ़े। एक ही सवाल को कई अलग अलग तरीकों से कैसे बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट का सवाल को
ट्रिगोमेट्री से, ट्रिगोमेट्री का सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे बना सकते हैं, इसको जरूर सोचने का प्रयास करें। तो इस तरह से अगर आप प्रयास करते रहेंगे, कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, तो जरूर अच्छा होगा। और दूसरा जो आपका प्रश्न था कि हमारे बच्चों को पढ़ाने का यही तरीका है, और एक भोलू रिक्की के कार्टून के कहानियों में पढ़ाता हूँ, जिसको फिल्म में भी ऋतिक रोशन जी ने दिखाने का प्रयास किया था। मैंने क्या किया कि 2 कार्टून बनाए। जिस समय ब्लैक बोर्ड था उस समय तो ब्लैक बोर्ड पर चौक खल्ली से बनाता था, लेकिन अब मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है तो कार्टून का चित्र बना के दिखाता हूँ। 2 कैरेक्टर हमने बनाया कॉमिक्स टाइप का। एक बनाया है रिक्की का जो अमीर घर का है, सुविधा संपन्न है, मोटरसाइकिल गाड़ियां सब है उनके पास। और दूसरा एक कैरेक्टर बनाया है जो कि एक मामूली लड़का का है, भोलू का है, फटा हुआ पहने हुए, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। रिक्की के पास 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल में जाने की व्यवस्था, इंग्लिश बोलता है, बेचारा गांव का भाषा बोलता है। लेकिन जब एक सवाल आता है स्क्रीन पर तो सबसे पहले उसका जो जवाब देता है वो रिक्की देता है, और भोलू का मजाक उड़ाता है कि यार तुम तो नहीं बनाए। तब भोलू आता है, मुस्कुराता है, और बिना कलम उठाई धड़ाधड़ कई तरह से उस सवाल को उसका सॉल्यूशन बताता है, और बोलता है कि देखो पढ़ाई पैसे से नहीं होती है, पढ़ाई बड़े बड़े स्कूलों से नहीं होती है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी है इससे होती है। जैसा कि अभी एपी सिंह साहब ने बताया कि इच्छा शक्ति, और गरीबी के बावजूद इन्होंने पढ़ाई करके कहां से कहां पहुंचे, तो वो इच्छा शक्ति होना जरूरी। इन बातों को बनाकर इच्छा शक्ति जागृत करने का बच्चों में हम प्रयास करते हैं। रेगुलर टेस्ट लेते हैं ताकि अब आईआईटी में जाए तो उसे एकदम नया तुरंत ना लगे कि मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ। इन बातों का ख्याल रखा जाए, बच्चों तो हम लोग जरूर अच्छा करेंगे। और कुछ दिन बाद हम लोग एक मैथमेटिक्स का पढ़ा के ऑनलाइन क्लास भी दिखाएंगे आप लोग को, आप ही के एसोसिएशन के तहत। एक भावनात्मक क्वेश्चन और है। मैं भावनात्मक क्वेश्चन, एक मिनट। मैंने कल मेरे परिवार के साथ कल परसों आपकी सुपर 30 देखी जी, और मैंने देखा कि आप अपने फादर जी को ईश्वर बोलते थे। और वो अक्सर कहा करते थे, उतना अटैचमेंट था कि एक बार जब वो पोस्ट ऑफिस में आप जा रहे थे, जब अपना स्पेक्टिव का डाक करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, तो द्विवेदी जी थे, उन्होंने कहा कि क्या ये आप सेंड करने जा रहे हो, तो आप कुछ कहा सुनी हो गई, और आपके पिताजी ने कहा कि द्विवेदी जी अब समय आ रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा तो वही बनेगा जो हकदार होगा। तो इसके संबंध में थोड़ा सा कि ये आपको ये मोटिवेशन आपके पिताजी से मिला, कहाँ से ये सब चीजें कि आज आपने पूरे देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में? बहुत अच्छा भावनात्मक सवाल पूछा, और ये आखिरी सवाल है, आपके इसे अच्छे से जवाब देंगे। और आज हमारे लिए जिंदगी का बहुत भावनात्मक दिन भी है। मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई, मैं बता रहा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ पिताजी के गाइडलाइन पर चलते ही पहुंचा। आज भी जब माफिया अटैक करते हैं तो मुझे पिताजी की वो बातें याद आती कि बेटा कभी डरना मत, हिम्मत हारना मत, जितने बड़े विलेन आएंगे उतना बड़ा तुम हीरो बन जाओगे। जितनी परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, विपरीत होंगी परिस्थितियां, उतने तुम निखर के उभरोगे। लड़ो बेटा, धारा के विरुद्ध बहते हुए, पत्थर का सीना तोड़कर दिखा दो कि गरीब आदमी भी कुछ अच्छा कर सकता है, कम संसाधन और सुविधाओं में भी अच्छा कर सकता है। हालांकि पिताजी हमारे पोस्ट ऑफिस में बहुत छोटे कर्मचारी थे, आप लोग जानते हैं, बावजूद इनकी बातें थी। आज 23 अगस्त है दोस्तों, आज की ही रात 1994 को हम लोग पिताजी के साथ खाना खा रहे थे। पिताजी चिंतित थे, और आज के ही दिन 23 अगस्त को उनका अचानक स्वर्गवास हो गया था, उनका देहांत हो गया। तो आज का दिन हमारे लिए स्पेशल है, कुछ अच्छा करने का, पिताजी की याद में कुछ और बड़ा करने का। इसलिए मैं आप लोगों से आज वादा करता हूँ अपने पिताजी को याद करके कि मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। कि पिताजी का एक सपना था कि बेटा हमारी पढ़ाई छूटी थी, और हमारे फादर यानी मेरे दादाजी बहुत दुखी हुए थे कि पैसे के अभाव में मेरे बेटे की पढ़ाई छूट गई। और मैं भी आज दुखी हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है कैम्ब्रिज में। बेटा इस बात का ख्याल रखना अपने जीवन में कि आने वाली पीढ़ियों में कोई बाप को इसका गम नहीं हो कि पैसे के अभाव में उसकी बच्चे की या बच्ची की पढ़ाई छूट रही। इसका ख्याल रखना तुम बेटे। तो मैं जरूर ख्याल रखूंगा। आप लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, एपी सिंह साहब को, जादव जी को, सब आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। भोपाल आते हैं अगली बार,
आप लोगों का चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और कुछ सीखेंगे। बहुत धन्यवाद आनंद जी, और हम भी आपके पूज्य होगी। पिताजी को सादर नमन करते हैं कि जिसने तौर पर जिसने ऐसा सपूत हम सबको दिया, जिसने समाज में एक नई क्रांति लाई, उनको सादर नमन। बिल्कुल बिल्कुल, संपूर्ण जो भी सभी जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से आदरणीय एससी आत्मा को बहुत बहुत सादर नमन। और गर्व है इस देश को, इस विश्व को, कि आप जैसे कर्मवीर को जन्म दिया है। मैं वैसी आत्मा को बहुत नमन करता हूं और कहता हूं कि उठो कारा बनाओ, आपके कहते थे, उठो कारा बनाओ इस गरीबी की, रहो मत दूर अपनों के निकट आओ। उठो कारा बनाओ इस गरीबी की, रहो मत दूर अपनों के निकट आओ। बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, मसीहा इनको ममता भर के सहलाओ, मसीहा ममता भर के इनके सहलाओ। आदरणीय आनंद कुमार साहब ने इतने व्यस्तम समय में से ये समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब, आदरणीय भाई साहब मेरे, आज मैं बता दूं, वो तो हमेशा आशीर्वाद रहता है, बड़े भाई हैं एपी सिंह साहब तो बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे हैं वो, ये शिक्षा का अलग जमाए। क्योंकि शांति स्वरूप भटनागर सब कहा करते थे, तमाम हो चुकी है रात भाई, उठो अलग जगाने के जो भी बना हूं। तो आनंद कुमार साहब ने अलग जगा दी गई है 20-30 साल पहले। इस अलग को हम सबको चालू रखना है और समाज में शिक्षा का संग जगाना है। इस कार्यक्रम में मैं ज्यादा समय न लेते हुए, पुरुषोत्तम यादव साहब जुड़े नहीं है, तो मैं आदरणीय किरण जी आभार व्यक्त करें। समय हो रहा है और अगली फिर कभी अनुरोध करेंगे आनंद कुमार साहब से कि आएंगे, साहब आएंगे। हाँ, दो चंद लाइनें। एक बात मैं कहूँगा कि गुरुजन, एक गुरु का आज मेरा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुजन मुझे मिले हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा गुरु के लिए कि घर वालों ने जब जीवन पथ पर अकेला मुझे छोड़ दिया, घर वालों ने जब जीवन पथ पर अकेला मुझे छोड़ दिया, जमाने की ठोकरों ने जब मुझको तोड़ दिया, गुरु ने ही उंगली पकड़कर जीवन को नया मोड़ दिया, गुरु ने ही उंगली पकड़ तो जीवन को नया मोड़ दिया। चलते चलते राह में कई काली रातें आई, उजाला देने को उन क्षणों में गुरु की बातें याद आई। गुरु ने कहा मुझे राह और मंजिल का ज्ञान होता, गुरु नहीं होता तो आज संसार में कौन विद्वान होता, गुरु नहीं होता तो आज संसार में कौन विद्वान होता। नतमस्तक हूँ मैं श्री गुरु के चरणों में, नतमस्तक हूँ मैं श्री गुरु के चरणों में, व्यर्थ है मेरा अगर नतमस्तक हूँ मैं श्री गुरु के चरणों में, अगर आसमां भी छू लूं मैं, व्यर्थ है मेरा जीवन और ज्ञान अगर गुरु को भूलूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनंत कुमार साहब हमारे बीच पधारे। अब मैं किरण जी से अनुरोध करूंगा कि आभार व्यक्त करें। किरण जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किरण जी ने बहुत टेक्निकल रूप से असिस्ट किया है। किरण जी, मैं बता दूं किरण जी के बारे में, किरण जी हैदराबाद से पीएचडी कर रहे हैं और साथ ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और साथ ही एक ओबीसी का संगठन चलाते हैं, ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन का, और देश में अलग जगह रहे हैं। ऐसे नौनिहाल और ऐसे भावी नौजवान को मेरा बहुत बहुत आभार कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने मुझे सहयोग किया, और आप आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। किरण जी, हाँ जी। On behalf of WCR OBC Railway Welfare Association Bhopal and All India OBC Students Association, I thank you everyone who joined today. In fact, Sri Anandji has inspired us entire not only the students community but also general all the employees and whoever joined today. Around 700, 800 viewers are watching in Facebook. All of them are watching because of the constraint here. We allowed only 100 participants. So whoever there on participants, on behalf of participants on Facebook and also on Teams, I thank Sri Anandji for inspiring words. And it's a really inspiring, sir. We actually watched Super 30 movies. But live today we are watching you, seeing you, and inspiring you, and we hope Log, you should be in the society. Are you already there in the society? If you have any plans, please inspire us. Even coming into the political domain, you can also inspire many of the students. You can bring qualitative changes in the policy domain. So maybe if you have any plans to come into the political domain and inspire and do some kind of changes, bring the reforms, more reforms in the educational sector. We, as a student, as a OBC student, and as a general student, as a student community, as a young people,
we inspire, we get so much of inspiration from you. We also want you to see in a higher position than inspiring the entire country. Maybe you can reach to the level of to bring a policy changes to the entire country from Kashmir to Kanyakumari. We wanted to see you in that position, sir, soon. We wish you all the best in the future in that domain also. And we also, it's a very inspiring to resign to Sri AP Singh ji. You also said, it's not only the OBC students, we are also part of entire community. So we have to lead this by our hard work. So that is what we are taken from your speech, sir. That's the reason I also request all the students community to take it forward. Your hard work, there is no alternative for your hard work and your education levels. That is the way the emancipation will come. Maybe Dr. B.R. Ambedkar, the words of Dr. B.R. Ambedkar, Phule ji, Savitribai Phule, all these things are nothing but the education is the greatest emancipation, and we have to be educated, continually educated, and improve our skill set. We also request Sri Rahman ji, who gave the introduction speech today, and all the employees, not only from the Railway OBC Association, but the other associations also joined today. Banking associations, OBC associations also joined, and other non-teaching association also joined. We also thank all the employees association who joined today. Some of the faculty members also joined today. We thank faculty members who joined. And last but not least, to all the students community, on behalf of everyone, we also thank students community for joining. And if there is some technical errors, it's common. We apologize for that technical errors. With this note, over to Pappu Yadav ji. And big thanks to Sri Pappu Yadav ji for organizing this entire meeting and for coordinating the student community, for bringing the student community into employees. I hope employees, students unity will live with this note. Over to Pappu Yadav ji. बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, रियली तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में मैं तो लास्ट में यही कहूँगा, सभी जो भी अधिकारीगण रेलवे की ओर से, अदर जो भी एसोसिएशन से पधारे हैं, देश के सभी क्षेत्रों से, विभिन्न स्थानों से पधारे सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सभी अतिथिगण के लिए वो जगमुह सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं, सौगातों की झोली भर कर प्यार बांटते जाते हैं। इस सोहबत को कौन ना तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। इस सोहबत को कौन ना तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब जब हमने किया निवेदन, आप सहज आ जाते हैं, जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय AP सिंह भाई साहब को, आदरणीय आनंद कुमार साहब को। और आगामी समय में भी मैं ऐसे आशीर्वाद के लिए और इस तरह की मीटिंग के लिए मैं पुरजोर अनुरोध करता हूं कि जब कभी भी अगर इस तरह की मीटिंग हो तो आप पधारें और हम सबके देश के इस एक नई पहल में स्टार्ट करें। आदरणीय आनंद कुमार साहब को, रहमान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको भी सभी जो कार्यक्रम में पधारे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मीटिंग का समाप्त करते हैं किरण जी। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you all. Okay.